नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी सीएम योगी के एक दमदार काम की, महाराष्ट्र की सियासत में उगते बीजेपी के सूरज की और राहुल गांधी से आगे निकलती प्रियंका गांधी की। इन मुद्दों पर बेहद सटीकता से करेंगे बात, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कल शाम सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र, शिंदे पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में कानून व्यवस्था बदतर, राजधानी पर अपराधियों का कब्जा, विधानसभा में बरसे केजरीवाल। 25 साल बाद मुंबई वापस लौटी ममता कुलकर्णी, मातृभूमि देख छलक गए आंसू। पुंछ में आतंकियों ने किया सेना की पोस्ट पर ग्रेनेड हमला, दहशतगर्दों की तलाश में लगे सुरक्षा बल। ब्रिटेन ने बांग्लादेश के लिए जारी की ट्रैवलिंग एडवाइजरी, संभावित आतंकवादी हमलों की दी चेतावनी। गाजीपुर बॉर्डर पर जाम में फंसे लोगों का फूटा गुस्सा, विरोध करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जड़े थप्पड़। राम मंदिर के शिखर को ऊपर से निहार सकेंगे श्रद्धालु, अयोध्या में शुरू हुई हॉट एयर बैलून सेवा। मगरमच्छ के आंसुओं से नहीं होगा किसानों का हित, विपक्षी सांसदों पर भड़के धनखड़। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव, मार्शल लॉ लगाने पर गहराया विवाद। उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 110 अंकों पर निफ्टी सपाट। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। तो आइए शुरू करते हैं खास खबरों की खास रिपोर्ट्स। एक तरफ जहां इस वक्त राजनीति जातिवाद, भ्रष्टाचार और विरोध प्रदर्शन पर चरम पर है, तो ऐसे में आज सबसे पहली रिपोर्ट हम आपके लिए बेहद ही पॉजिटिव लेकर आए हैं। जी हां, सोचिए कितना अच्छा लगता है ये सुनकर कि जनता का सेवक जनता के काम आया। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने असल मायने में कुछ ऐसा ही किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर महाराजगंज जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी समझदारी और मददगार सोच से सबका दिल जीत लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है महाराजगंज, जहां फरिंदा तहसील के ब्रजमनगंज ब्लॉक के एक कस्बे की 4 साल की एक बच्ची, जिसका नाम रोली है, वो जन्म से ही सुन और बोल नहीं पाती थी। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण एक नई जिंदगी जी रही है। रोली के परिवार ने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन इलाज का खर्च इतना ज़्यादा था कि वे उसे उठा नहीं पा रहे थे। तब योगी सरकार की एक योजना जो दिव्यांगों के लिए चलाई जाती है, उसने उनका साथ दिया और रोली का इलाज शुरू करवाया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब रोली की कहानी सुनी तो उन्होंने तुरंत उनकी सर्जरी के लिए मंजूरी दी। इसके बाद रोली का सफल ऑपरेशन गोरखपुर में हुआ और सरकार ने रोली की स्पीच थेरेपी का खर्च भी उठाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने रोली और उसकी मां को सम्मानित करके उनका हौसला और बढ़ाया। फिर क्या था, अब रोली की सुनने और बोलने की ताकत धीरे धीरे वापस आ रही है और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। रोली के पिता राजू और मां प्रीति ने मुख्यमंत्री और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बेचू प्रसाद हमारा नाम है। हमारी नतनी पैदा होने के बाद बोलती नहीं, न सुनती है। हम लोग डॉक्टर के पास बहुत दौड़े, का बोला डॉक्टर लोग बहुत खर्चा बता रहे थे। 6-7 लाख रुपया बता रहे थे। गोरखपुर का बोला वाडी यादव के वही का रास्ता दिखाए, महाराजगंज गए, महाराजगंज से का बोला बाबा ने पत्र दिए, का बोल पैसा दिए, उसी बल पर दवा हो रहा है। 6 लाख रुपया हमारी नतनी के मिला है। कौन दिया था? बाबा आदित्यनाथ। आप पूरे परिवार को क्या बुलाए भी थे कहीं? नहीं, हम क्या बोले हैं, लड़के वो गए लाल पतो या बोल नथनी। अच्छा, आपके पति हाँ। को नहीं बुलाया? हाँ जो ये आर्थिक मदद मिला है, हाँ, क्या कहें? उससे हम बहुत खुशहाल है। हमारी लड़की नथनी बोलने लगेगी। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने एक नया जीवन दान हाँ, नया जीवन दान दिए हैं। माहौल अब कैसा है? बहुत अच्छा है। किस तरह का भी इलाज क्या कहें? ऑपरेशन हो गया है।
मेरा नाम प्रीति कसौदन है। मेरे पति का नाम श्री राजू कसौदन है। मेरी बच्ची का नाम रोली कसौदन है। वह बचपन से सुन नहीं सकती थी, ना ही बोलती थी। उसको हमने कई अस्पतालों में दिखाया, सभी डॉक्टर ने उसको बहुत ज़्यादा खर्चा बताया, इसीलिए हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कहाँ दिखाएं। डॉक्टर 6 लाख बता रहे थे, 6 लाख 7 लाख। उसके बाद हमने डॉक्टर वाईसी यादव से कहा तो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया जिला प्रशासन की तरफ से। वहाँ पे हम लोग गए तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से हम लोगों के 6 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र खुद बुलाकर उन्होंने हमें महाराजगंज में दिया था, जिसके कारण हमारी बच्ची का इलाज हो रहा है। अब जी इलाज हो रहा है जी, अब हमारी बच्ची इलाज होने के बाद हमारी बच्ची अच्छे से बोल सकती है, सुन सकती है। इसीलिए मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि दिल नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमारे जनपद में कोल्हुई निवासी रोली कसौधन, जो कि राजू कसौधन जी की पुत्री हैं, वो जन्म से सुन नहीं पाती थी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उनका कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करवाया गया राजदीप ENT हॉस्पिटल गोरखपुर में, जिसमें लगभग 6 से 7 लाख का खर्च हुआ, जिसका पूरा वहन राज्य सरकार ने किया है। और अब जो हमारी प्यारी रोली हैं वो अब सुन पा रही हैं और अब वो एक नॉर्मल जीवन लीड कर पा रही हैं। मेरा आप सभी के माध्यम से जनपद के सभी निवासियों से अनुरोध है कि जिनके भी घर में 5 वर्ष से कम के बालक या बालिका हैं जो कि सुन नहीं पाते हैं जन्म से, उनका ज़रूर पंजीकरण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में करवाएं, ताकि उनका कॉकलियर इम्प्लांट हम करवा सकें और उनको जीने की एक नई ऊर्जा दे पाएं। देखा जाए तो ये योजना और सीएम योगी का ये कदम दिव्यांग बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया है और ये साबित कर दिया कि जब सरकार और समाज साथ हो तो किसी भी मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है और साबित हो सकता है कि वाकई जनता का सेवक जनता के हित में ही काम करता है। फिलहाल वक्त है अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ने का। आज पूरे दिन देश में एक ही मुद्दा छाया रहा, वो था महाराष्ट्र की राजनीति का। वहीं आज एक बार ये भी तय हो गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र अब एक ऐसा नेता बन गए हैं जिन्हें सूरमा के तौर पर देखा जाने लगा है। कल जब वो तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे तो ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और राजनीति समझ का नतीजा होगा। देवेंद्र ने अपनी राजनीति की शुरुआत से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को साबित किया है। सियासी तौर पर 2014 से लेकर अब तक देवेंद्र ने कितना उतार चढ़ाव देखा है, चलिए आपको बताते हैं। देवेंद्र ने 2014 में जब पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला तो उनकी जुझारू राजनीति ने सबको चौंका दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में जहां मराठा समुदाय का दबदबा था, वहीं ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। फिर भी बीजेपी ने देवेंद्र पर भरोसा किया। उनकी नीतियों और नेतृत्व क्षमता ने साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। हालांकि 2019 में जब राजनीति स्थिति बदल गई और देवेंद्र को कुछ घंटे के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो ये समझा जा रहा था कि उनका सियासी सफर खत्म हो चुका है। लेकिन देवेंद्र ने हार नहीं मानी, बजाय संयम से काम लिया और 2022 में जब शिवसेना टूटी तो उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई। वहीं अब एक सवाल ये भी है, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से देवेंद्र पर ही विश्वास क्यों जताया है, जबकि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा, दलित, ओबीसी, अन्य समुदाय का दबदबा ज्यादा है? तो इसका सीधा जवाब है देवेंद्र की राजनीति समझ, उनकी मेहनत और उनकी क्षमता। देवेंद्र ने हर चुनौती का सामना किया है और अपनी राजनीति को लगातार मजबूत किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी को पता है कि अब महाराष्ट्र में देवेंद्र ही हैं जो बीजेपी के उगते सूरज की वजह बन सकते हैं। हालांकि इस बात में कितना दम है ये आने वाले कुछ समय में तय हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली रिपोर्ट का।
जब से प्रियंका गांधी ने संसद में सांसद के तौर पर कदम रखा है, एक ही चर्चा चारों तरफ है कि गांधी परिवार की बेटी आखिर ऐसा क्या कमाल करेंगी जो गांधी परिवार का बेटा अब तक नहीं कर पाया। हालांकि प्रियंका गांधी ने वायनाड में जीत के बाद बोला था कि वो अपने भैया के वायदे को निभाएंगी, लेकिन प्रियंका गांधी के वायनाड में अपनी स्पीड पकड़ ली है और वो राहुल गांधी से एक कदम आगे नजर आ रही हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। बाढ़ से अस्त व्यस्त हो चुके केरल के वायनाड को उभारने के लिए प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हैं। यहां तक कि अब अपने वायनाड के लिए प्रियंका गांधी ने अमित शाह से लंबी चौड़ी डिमांड कर डाली है। बुधवार को वायनाड के स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान 21 और सांसद मौजूद थे। प्रियंका ने अमित शाह से वायनाड के लिए 2221 करोड़ का रिलीफ फंड जारी करने की मांग की है। दरअसल जुलाई अगस्त के महीने में केरल के वायनाड को भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ा था। प्रियंका गांधी के मुताबिक इस बाढ़ की वजह से करीब 400 लोगों की जान जा चुकी है। केरल सरकार का भी आंकड़ा इसी के आसपास है। केरल सरकार ने वायनाड के इस बाढ़ को अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने इसे ठुकरा दिया था। वायनाड में बाढ़ से बिगड़े हालातों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दौरा कर चुकी हैं। सभी नेता इस बाढ़ को भीषण त्रासदी बता चुके हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने एक ठोस कदम उठाया है और वायनाड को दोबारा सही से बसाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रियंका गांधी की राजनीति में सक्रियता और उनके तेज तर्रार छवि धीरे धीरे उन्हें पार्टी में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी का जनता से सीधे संवाद और उनकी सक्रियता का तरीका अलग है, जो उन्हें एक नयापन देता है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को नई दिशा और ऊर्जा मिल सकती है, जिससे वे आने वाले समय में राहुल गांधी से आगे निकल सकती हैं। तो ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की रिपोर्ट, लेकिन जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहेंगे। जनसंख्या विस्फोट और आबादी प्रबंधन के मुद्दे पर देश में बहस तेज हो गई है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण और चुभते हुए सवाल भी उठने लगे हैं। पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं ने ज़्यादा बच्चे ज़्यादा बेहतर का बयान देकर इस मुद्दे को और भी हवा दी थी। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने 3 बच्चों का आंकड़ा पेश करते हुए इसे एक और ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दा बना दिया। लेकिन इस ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगी बहस के बीच एक और घातक मुद्दा सामने आया और वो है भ्रूण हत्या का। और नवजातों की मौत, ना जाने कितने बच्चों का आज भी मां की कोख में मार दिया जाता है या फिर कभी समाज के डर से कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। क्या आप मानेंगे कि इस समस्या के आंकड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में हैं, जो हमारे समाज की असली सूरत को उजागर करते हैं। चिकित्सा जगत में लगातार नई नई खोजें हो रही हैं और प्रगति हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये गंभीर मुद्दे का हल नहीं हो पा रहा है। भारत जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मृतक बच्चों के जन्म का कारण बनता है और भ्रूण हत्या यहीं पर होती हैं, उसे ये गंभीर सवाल खुद से पूछने की ज़रूरत है कि भ्रूण हत्या और नवजात मृत्यु दर को कैसे रोका जा सकता है। ये सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि ये हमारे समाज और हमारी आने वाली पीढ़ी की दशा पर भी सवाल उठाता है। सरकारी योजनाओं और दबावों के बावजूद ये समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या इसे सुलझाने के लिए सख्त कानून, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और समाज में जागरूकता की ज़रूरत नहीं है? अगर हम सही दिशा में कदम नहीं उठाते हैं तो बच्चे पैदा करो की बहस अंतहीन हो जाती है, जबकि असल चुनौती हमारे बच्चों की ज़िंदगी और उनकी सेहत की सुरक्षा है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं सी न्यूज़ भारत के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं वो खबरें जो आपसे सीधा रखती हैं ताल्लुक़। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।